हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे 2001 से लेकर 2016 तक टीजीटी हिंदी का जो भी पेपर हुआ है उसका भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अपलोड किया जा चुका है, तो वह भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि लहर किस विधा की रचना है। लहर किस विधा की रचना है यह बताना है। तो देखिए, जो लहर है वह जयशंकर प्रसाद का काव्य है, और तो यह काव्य ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर जयशंकर प्रसाद के अन्य प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो उर्वशी, झरना, आंसू, कामायनी, वन मिलन, प्रेमराज आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया। अगला जो प्रश्न है वह है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं छायावाद के संदर्भ में जो कथन असत्य है, पहला दिया है कि छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है, तो यह बात सही है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए, जो छायावादी काव्य है वह अभिधात्मक शैली में नहीं बल्कि लक्षणात्मक शैली में लिखा गया है, तो यहाँ पे यह ऑप्शन क्या है, असत्य है। बाकी छायावाद में प्रेम और सौंदर्य और यौवन की कविता, यह भी सही बात है। छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है या माना गया है, यह भी बात सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह हो जाएगा दूसरा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आंसू है, आंसू क्या है। तो देखिए, आंसू जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह एक मुक्तक काव्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वह एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग है और यह खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। बाधो न नाव इष्ठाओं के लेखक कौन है। बाधो न नाव इष्ठाओं के लेखक कौन है यह बताना है। तो देखिए, बाधो न नाव इष्ठाओं के जो लेखक हैं वह उपेंद्रनाथ अश्क हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह हैं गर्म राख, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जो रचना है मेरा परिवार, वह एक संस्मरण है जिसमें इन्होंने अनेक जीव जंतुओं और पक्षियों के बारे में लिखा है, तो इसे याद रखिएगा। जैसे उसमें गिल्लू गिलहरी का, सोना हिरनी का और गौरा गाय का आदि सभी का उन्होंने चित्रण किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना गया है। तो देखिए, यहाँ पे भारतेंदु के अनुसार पूछा है। अगर वैसे हिंदी का पहला जो मौलिक नाटक है वह आनंद रघुनंदन को माना जाता है, तो यहाँ पे भारतेंदु के अनुसार पूछा है, तो उन्होंने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास का जो नाटक नहुस है उसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है। तो सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो रचना है वह नाटक है सुरेंद्र वर्मा का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके अन्य नाटकों के बारे में तो सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक विदूषक, 8वां सर्ग इनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, तो इन सभी को आप याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, यह बताना कि अनुदित नाटक कौन है। तो भारतेंदु का जो अनुदित नाटक यहाँ पे है वह विद्या सुंदर है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। भारतेंदु ने कुल 17 मौलिक और अनुदित नाटक मिलाकर लिखे हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा। तो देखिए मादा कैक्टस जो नाटक है वह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो इनके जो नाटक है वो है नाटक बहुरंगी, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, तोता मैना, सूखा सरोवर, तोता मैना, रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा। तो यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण इनके नाटक है, तो सभी को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, नाटक जो प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर नामक कृति किस विधा की है। तो देखिए जो डॉक्टर नामक कृति है वह नाटक है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगर विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो उनका जो प्रसिद्ध नाटक है युगे युगे क्रांति, समाधि और टूटते परिवेश, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। तो कोणार्क जो नाटक है उसकी जो रचना किया गया है वह किया गया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। और यहाँ पे उनके जो अन्य नाटक है उसे भी जान लेते हैं। उनका जो नाटक है पहला राजा, शारदिया, दशरथ नंदन, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है यह बताना है। तो यह देखिए प्रसाद का नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य नाटकों के बारे में बात करें तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि इनके प्रमुख नाटक है, जिसमें से करुणालय को पहला गीति नाट्य माना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो रचनाएं संकलित है वह यहाँ पे कबीर हैं, कबीर की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। तो देखिए जो भक्ति काल का संत काव्य धारा है उसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद और बाह्य आडंबर सभी का विरोध किया गया है। इसके जो प्रमुख संत हैं वह कबीरदास है, जिन्होंने हिंदू हो चाहे मुस्लिम दोनों के जो भी बाह्य आडंबर है उसका विरोध किया है। जैसे उन्होंने बताया कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्ती लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो यह मुस्लिमों का बारे में, जो हिंदुओं के बारे में कहा गया वह कहा गया कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो इस तरह उन्होंने जो भी दिखावटीपन है जो भी उसका विरोध किया है अपने जो भी रचनाओं के माध्यम से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है। तो देखिए द्वैतवाद जो है वह मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें अन्य जो है तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो हैं रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं जो वे द्वैतवाद के हैं, और निम्बारकाचार्य हैं द्वैतवाद के, तो इन सभी को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका काव्य संग्रह है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ यह जो काव्य संग्रह है वह अज्ञेय का है, तो इसे याद रखिएगा। अगर इनके तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य काव्य के बारे में बात करें तो शरणार्थी, सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, चिंता, इत्यलम आदि हैं। और इनको ये 2 रचनाओं को आप याद रखिएगा। कितनी नाव में कितनी बार पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है,
और आंगन के पार द्वार में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस तथ्य को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि शिवशंभु के चिट्ठे के लेखक कौन है। तो देखिए शिवशंभु के चिट्ठे बहुत प्रसिद्ध रचना है, वह बालमुकुंद गुप्त का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है यह बताना है। तो देखिए जो यह रचना है तुलसीदास चंदन घिसे, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं हिंदी के, हरिशंकर परसाई की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके अन्य रचनाओं के बारे में तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, वैष्णवन की फिसलन, जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, हंसते हैं रोते हैं, सुनो भाई साधो, यह प्रमुख इनके जो व्यंग्य है। तो इसे याद रखिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया गया है वह किया गया है वल्लभाचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पुष्टि मार्ग की स्थापना आप वल्लभाचार्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता का यह मूल रूप से क्या है। तो देखिए गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता, यह कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने किया था। तो देखिए जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने 4 अपने शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य को लेकर यहाँ पे अष्टछाप की स्थापना की। तो इसे याद रखिएगा, विट्ठलनाथ इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। तो अष्टछाप में 8 कवि हैं, वह कौन कौन है उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए थे। किस रस का कोना कोना झाँक आए थे। सूरदास तो वे थे वात्सल्य का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। इनके संबंध में जो एक विद्वान है वह क्या कहे हैं, तो जो शुक्ल जी है कि जो वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया है और किसी ने नहीं किया है, वे इसका कोना कोना झाँका है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो यहाँ पे जो कवितावली है वह ब्रज भाषा में है। देखिए तुलसीदास के रचनाओं की भाषा पूछी जाती है, तो ये यहाँ एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, आप उसे जान लेंगे तो आसानी से आप उसे समझ लेंगे कि किसमें कौन सी भाषा है। तो देखिए जो मंगल शब्द है या राम शब्द, तो जिन रचनाओं में तुलसीदास के या तो मंगल शब्द जुड़ा हो या तो राम शब्द जुड़ा हो वह सभी अवधि में है। बाकी जिसमें यह शब्द नहीं जुड़ा है वह किस में है, ब्रज में है। तो इसे याद रखिए, जैसे यहाँ जानकी मंगल राम, बरवा रामायण में राम जुड़ा है, रामलला नहचू में राम जुड़ा है, रामचरितमानस में राम जुड़ा है। तो उस यह सभी क्या है, अवधि में है। और जिसमें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ठीक है, बैराग संदीपनी, यह सब क्या है, ब्रज में है। तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, इसे बताना है। तो जो तुलसीदास है वह सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले थे और यह विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे जो सीतायन के रचयिता हैं वह है राम प्रिया शरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है।
तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि माना है वह कुतुबन को माना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनकी जो रचना है वह मृगावती है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। तो पद्मावत में जो रत्नसेन है वह मन के प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगर बात करें चित्तौड़ का तो वह शरीर का, और पद्मावती जो है वह बुद्धि के प्रतीक हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म का चयन करना, यह जो 4 ऑप्शन है इसमें जो सही युग्म है वह है मोहन राकेश का आखिरी चट्टान, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है। देखिए इसमें से जो सतसईकार हैं वह वियोगी हरि हैं, तो याद रखिएगा इनकी जो रचना है वह वीर सतसई है। तो इनका जो वीर सतसई है वह एक सतसईकार है, और वियोगी हरि का जो नाम है वह पूरा पूछा जाता है, तो इनका पूरा नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी जो रचना वीर सतसई है उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त भी हुआ है, यह पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इसमें शिवा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो शिवा का अर्थ है वह शिवाजी हैं, तो जो शिवा और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है वह कहा है मिश्र बंधु ने। अगर श्रृंगार काल पूछे तो वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कि लोग है लागी कवित्त बनावत मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह जो उपयुक्त पंक्ति है वह किसके संबंधित है। तो वह घनानंद से है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी, किसने प्रदान किया था यह बताना है। तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह कितने भागों में प्रकाशित है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह 4 भागों में प्रकाशित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर 4 भागों के बारे में बात करें तो पहला भाग है क्या भूलू क्या याद करूँ, और दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है। तो आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का भी विकास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। उद्धव शतक में कितने छंद है यह बताना है। तो देखिए उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उसमें 116 छंद हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। रीतिकाल का समय था, रीतिकाल का समय क्या है। तो देखिए रीतिकाल का जो समय है वह संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है। तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन है वह सबसे पहले गारसा दत्तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और इनके पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। तो भक्तिकाल का जो पूर्व नाम है वह सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है, और रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को भक्तिकाल तथा रीतिकाल में 2 भागों में विभाजित किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है वह कहा जाता है प्रेमचंद को। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। आत्मा की आंखें के अनुवादक कौन है? तो आत्मा की आंखें जो है वह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि वीर गाथा कालीन रासु काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? यह बताना है किस विषय का वर्णन नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया आश्रय धातु का अतिरंजनपूर्ण वर्णन, यह सही है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, यह सही है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी है वह सही हो जाएगा। और युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन भी इसमें मिलता है। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा गया है तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश काव्य का जो सुप्रसिद्ध छंद है वह पद्धरी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले जो कवि हैं वह अमीर खुसरो हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वेपथु कैसा अनुभाव है? तो बेपथु जो अनुभाव है वह सात्विक अनुभाव है और सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप किसकी रचना है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा एक रचित काव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पे ठंडा लोहा, कनुप्रिया और 7 गीत वर्ष तो इनकी रचना है, लेकिन सूर्य का स्वागत यह जो रचना है वह दुष्यंत कुमार का है। अगर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य के रचयिता कौन है? तो हरी घास पे क्षणभर यह अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में है? यानी बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ आता है? तो देखिए 3 ग्रंथ आते हैं। भारवीकृत किरातार्जुनीयम, माघकृत शिशुपालवधन और श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है किरातार्जुनीयम, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो मार प्यार की थापे, युग की गंगा, आग का आईना और यह प्रमुख इनके काव्य हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? तो प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ जो आती हैं वह यथार्थवाद में। तो देखिए जो इन्होंने बाद में जो लिखा वह यथार्थवाद पे लिखने लगे थे। जैसे कफन में इन्होंने यथार्थवाद पे लिखा है और पूस की रात में जो कहानी है उसमें भी यथार्थ का चित्रण किया गया है। तो वह बाद में यथार्थवाद पर लिखने लगे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है यह बताना है। तो यहाँ पे जो राजेंद्र यादव की कहानी है वह है जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगर बात करें तलाश कहानी की तो यह है कमलेश्वर का, एक और ज़िंदगी मोहन राकेश का, और बात करें यहाँ पे जो एक दिन दिया हुआ है यह जैनेंद्र कुमार की कहानी है। तो इस सभी तथ्य को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह क्या है। अगला जो प्रश्न है कि किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ है जिसके नाम क्या है? तो जिसे कहानी नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जो 19वीं सदी है उसमें गद्य एक नई विधा के रूप में आई है और जिसे कहानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो 11 वर्ष का समय है किस विधा की रचना है? तो यह इनकी एक कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो वैदेही वनवास जो हरिऔध का है, पथिक यह जो है इसे याद रखिए, पथिक जो है वह रामनरेश त्रिपाठी का है, और भारत भारती जो है वह मैथिली शरण गुप्त का है। जो यहाँ पे काव्य नहीं वह रसज्ञ रंजन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से विकास हुआ है, विकास से जुड़ा है? तो वह लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से जुड़ा है, और यह जो रचना है साकेत वह मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वह उपन्यास है हरिऔध जी का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है यह बताना है। तो देखिए निर्मला जो उपन्यास है वह प्रेमचंद का है, और इसमें अनमेल विवाह और दहेज प्रथा पर चित्रण किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगर जैनेन्द्र कुमार के बारे में बात करें तो उनके जो प्रमुख उपन्यास है वह हैं सुनीता, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, व्यतीत, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज साहित्य किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज जो रचना है वह है उपन्यास, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, तो इसे याद रखिएगा। यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की एक और भी रचना है, उपन्यास है दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो इस तथ्य को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा है। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? तो ग्लोबल गांव का देवता जो उपन्यास है वह रणेंद्र का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? यह बताना है कि मृदुला गर्ग का जो उपन्यास है वह क्या है। तो यहाँ पे मैं और मैं जो है वह मृदुला गर्ग का उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो अनित्य, उसके हिस्से की धूप, कठ गुलाब, चित्त कोबरा, मिलजुल मन और वंशज इनके प्रमुख उपन्यास है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है यह बताना है। तो यह रामनरेश त्रिपाठी का एक उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल जो सानी द्वारा रचित एक उपन्यास है वह सांप्रदायिकता पर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो उपन्यास है। रूपा जीवा किसका उपन्यास है? तो रूपा जीवा जो उपन्यास है वह लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगर इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा इनके अन्य उपन्यास है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। धनिया और धुनिया प्रेमचंद के किस धनिया और झुनिया याद रखिएगा, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह गोदान के पात्र हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर अन्य इनके जो गोदान उपन्यास है उसके अन्य पात्रों के बारे में बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आते हैं होरी, गोबर, भोला, राय साहब, खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता, और आती हैं झुनिया, सिलिया, तो याद रखिएगा इन सभी को। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अरे यायावार रहेगा याद, यह अज्ञे की किस विधा की रचना है? तो यह उनका यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन बी सही, डी सही हो जाएगा। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है जो है एक बूंद सहसा उछली, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा यात्रा वृत्तांत है? तो यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है वह है चीड़ू पर चांदनी जो निर्मल वर्मा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पहला है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, यह बताना है कि हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वह कितनी हैं। तो वह 8 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। और उनके जो नाम है उसे भी आप याद रखिएगा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली,
कन्नौजी, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। ये 8 प्रमुख बोलियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो है, जो चंदर बरदाई द्वारा कृत है, तो इसे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वह हुआ है, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह क्या है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी जो आकृति की दृष्टि से है वह शिष्ट योगात्मक है या वियोगात्मक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसे याद रखिएगा, जो ऊ स्वर है वह पश्च स्वर है, ठीक है। अगर मध्य स्वर के बात करें तो मध्य स्वर में आता है अ, पश्च स्वर में और भी आते हैं जैसे आ, उ, ओ, औ। अगर अग्र स्वर की बात करें तो ई, उ आते हैं, ई और ए आते हैं, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ऊ है वह किस में आता है यह बताना है। 74 का जो दिया गया है वह पश्च स्वर में आते हैं, पश्च और संवृत्त स्वर, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हाड़ौती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हाड़ौती बोली जो आती है वह आती है राजस्थानी के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे बताना है कि निम्नलिखित में से लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उसे किस रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है, निम्न में घोष वर्ड कौन सा है? तो देखिए, जो घोष वर्ड होते हैं वह हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वह घोष होता है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो ज है वह तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है? ओष्ठ वर्ड बताना है, तो देखिए उपू पधानिया नाम ओष्ठ होता है, तो यहाँ पे उ प वर्ग ओष्ठ में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जो प्रश्न पूछा गया वह क्या है, ई च छ ज छ य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह सूत्र एक आप जानते होंगे, इचु यसानम तालु, ई च वर्ग और यह जो होता है और यह सभी तालु से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तालव्य वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। पूछा गया कि रस का नाम बताना है। बिंद के वासी उदासी तपो प्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाथ काजजू करुणा करी कानन को पगुधारे, तो इसमें जो रस है वह हास्य रस है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, वियोग श्रृंगार की स्थिति कौन सा नहीं है? तो वियोग श्रृंगार की जो स्थिति यहाँ पे नहीं है वह मिलन है, क्योंकि मिलन अगर रहेगा तो वियोग रहेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामु, हिये पुनि रामहु को थलु हैं, इसमें कौन सा रस है यह बताना है। तो इस पंक्ति में जो रस है वह है भक्ति रस, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, पीतर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? देखिए, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो यहाँ पे जो उपमेय है वह बताना है। तो यहाँ पे जो देखिए मन है वह उपमेय है, क्योंकि मन की तुलना पीपल के पत्ते से किया जाए तो पीपल का पत्ता उपमान हो जाएगा और मन क्या हो जाएगा, उपमेय।
तो यहाँ पे उपमेय पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जनु जानो मनु मानो आ जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ऑप्शन जो यह ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जहाँ पे उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे छंद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहते हैं? तो एक ही श्लोक जो चमत्कार की क्षमता रखता है उसे मुक्तक कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया, बसंत तिलका छंद में कितने वर्ड आते हैं? तो इसमें जो आते हैं वह आता है 14 वर्ड, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि 3 होते हैं, तो इसे याद रखिएगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस उत्सव आ का ऊ हो जाता है गुण संधि में, तो ऑप्शन ए सही या सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो देखिए पुस्तक प्लस आलय यानी अकह सवड़े से दीर्घ हुआ तो यह स्वर संधि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे जो दिया है सद प्लस गति, सत प्लस गति हो जाएगा सदगति, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, यह सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे जो समास हो जाएगा वह हो जाएगा तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, परमेश्वर में कौन सा समास है यह बताना है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम ईश्वर यानी यहाँ पे विशेषता बताया गया, तो कर्मधारय समास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मल्हार अलापना मुहावरे का सही उचित अर्थ क्या है? तो मल्हार अलापना मतलब चैन से ज़िंदगी काटना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंधे को दीपक दिखाना का मतलब ना समझ को उपदेश देना, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द यह बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है उसे बताना है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे जो है वह देखिए है, तत्सम शब्द यहाँ पे जो है वह है छेद, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे तत्सम बताना है, एक बार फिर से देख लीजिए, तद्भव तत्सम बताना है, तो तत्सम यहाँ पे चक्र है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, तत्सम जो यहाँ पे पूछा गया वह चक्र है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है यह बताना है। तो तद्भव शब्द कौन सा है यह बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो तद्भव है वह है जीभ, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, श्रृंगार का तत्सम शब्द बताना है, तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक बताने वाले वाक्य को पहचानिए। तो राम का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है,
यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी पहले कर्ता फिर कर्म, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है उसे बताना है कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ। तो चोर ने यानी कर्ता हो गया, धन के लिए यानी संप्रदान हो गया, धारदार हथियार से यानी यहाँ पे करण कारक हो गया, व्यवसायी की गर्दन यानी यहाँ संबंध हो गया, धड़ से अलग यानी अपादान कारक हो गया, लेकिन यहाँ पे जो नहीं है वह अधिकरण कारक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प चुनना है, तो यहाँ पे जो अनुपयुक्त विकल्प है वह है कर्ता का कर्ती नहीं होता है, कर्तृ होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनना है, तो दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह दात्री होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, समितियां शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो समिति शब्द का जो समितियां हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जिसका मत झट से सोचने वाला यानी जिसका मत तुरंत सोचने वाला हो उसे प्रत्युन्मति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो अन प्लस इच्छा होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, अन उपसर्ग है। तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा, तो देखिए सुधी में अगर जन जोड़ देंगे तो सुधी जन हो जाएगा, तो सुधी जन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सुधी जन है वह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन होगा, अनुकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह बाजी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, तुरंग का बाजी हो जाएगा, इसके घोड़ा अश्व घोटक भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होता है वही संशय का क्या अर्थ होता है, तो संशय का अर्थ होगा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दिए गए वाक्यों में जो शुद्ध है वह है ऑप्शन बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए, तो श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति, तो श्यामा चतुर लड़की है, इसका हिंदी अनुवाद होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काशी बड़ी नगरी है, इसका संस्कृत अनुवाद बताना है, तो काशी बड़ी नगरी है यानी काशी विशाला नगरी अस्ति, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा और उर्वशी है, पुरूरवा और उर्वशी है, तो वह जो रचना है वह कालिदास कृत जो विक्रमवर्षी है उसमें पुरूरवा और उर्वशी की रचना किया गया है, उसमें नायक नायिका है, तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं, तो भूतकाल में जो लकार होता है वह 3 होता है, सामान्य भूत, अन्यतन भूत, परोक्ष भूत, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बालिके अत्र यहाँ संधि होगी, बालिके अत्र यहाँ संधि क्या होगी, तो बालिके अत्र में जो यहाँ पे संधि होगा वह प्रकृति भाव से जो हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
स्था धातु का भाववाच्य में रूप क्या होगा? स्था धातु का भाववाच्य में रूप क्या होगा यह बताना है। तो यहाँ पे जो स्था धातु का भाववाच्य में रूप होगा वह हो जाएगा यहाँ पे जो स्थीयते है वह ऑप्शन जब सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है यह बताना है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि यह सही है, शिशुपाल वध माघ यह भी सही है, निरुक्त यास्क यह भी सही है, नाट्यशास्त्र मम्मट का नहीं बल्कि भरत मुनि का है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, दा धातु लट्लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन का रूप क्या होगा। तो दा धातु में जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा वह ददंती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है यह बताना है। तो लिट परोक्ष भूत, लंग अद्यतन भूक, लिट सामान्य भविष्य, लुंग सामान्य भविष्य, इसमें बताना है कि गलत क्या है। तो यहाँ पे जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसे देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वह गलत है। तो लुंग का प्रयोग किस में होता है इसे बताना है। तो लुंग का सामान्य भूत में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। ओरु शब्दार्थ है, ओरु शब्दार्थ किसका है। तो ओरु का जो यह शब्दार्थ है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी वह सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बुद्ध प्लस धी का बुद्धि किस सूत्र से होगा। तो यह जो सूत्र होता है झलाम जस झसी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अस धातु का लिट लकार का रूप क्या होगा। अस धातु का लिट लकार का रूप क्या होगा। तो वह हो जाएगा भविष्यति। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है अलम हसीतेन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों का परिचर्चा हमारे द्वारा किया गया है। अगर किसी भी प्रश्न पर आपको लगता है कि यह प्रश्न डाउट में है तो आप सभी सज्जनों का, आप सभी महानुभावों का जो सुझाव है वह कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित है। तो हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक लिए सभी लोगों से धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।